Good evening to all of you present in my video lecture class, Rishikul Biology. So, first of all, I would like to wish for Holika Dahan and wish you a very, very happy Holi. And with this, I would like to start today's video lecture, and the topic is plasma membrane. So, बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेल का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो सम ऑफ यू मे बी अपसेट एंड कुछ बच्चों ने ऐसा कमेंट किया था कि सर आपके वीडियोस रेगुलर बेस पर नहीं आते. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ड्यू टू सम रीजंस आई couldn't make videos on the regular basis, but I would like to try continue, and I would like to make video lectures on continuous basis. Okay, so start with this video class today. सो टुडेज टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आज का जो टॉपिक है वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बता सकते हैं किस चैप्टर से बिलोंग करता है? यस, डेफिनेटली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू द चैप्टर नेम इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप बच्चों को सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फंडामेंटल्स आपको अच्छे से समझाया था. मैंने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आपको एक ओवरव्यू मैंने डिस्कस किया था. इन दैट ओवरव्यू व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के सेल में एक स्ट्रक्चर कॉमन होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं? यस, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें. पहले से सेल मेम्ब्रेन नाम दिया गया, लेकिन एक साइंटिस्ट थे प्लॉवे, इन्होंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाद में डिफाइन किया. ओके, तो अब इसमें हम लोग चलते हैं कि आप देखो, अगर सेल की बात की जाए, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आई एम मेकिंग एन एनिमल सेल. मैं इस डायग्राम में एनिमल सेल बना रहा हूं. ओके, एनिमल सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसका न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल को अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? यस, डेफिनेटली अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कंप्लीटली एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो चलो, मैंने आपको यहां पर एक यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल के इसके मीडियम से मैं आपको समझाना चाहता हूं. तो आप देखोगे, चाहे एनिमल सेल हो तो आप इसमें देखो जो मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, फ्रक्टोज हो जाए, इवन आयंस हो जाए. सो मॉलिक्यूल्स को जब क्रॉस करना है या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसे सेल से बाहर जाना, तो इन बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशन में क्या होता है? इसे फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाना पड़ेगा. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एन एनिमल सेल, मतलब कि एक एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है वो सबसे बाहर की बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच द मॉलिक्यूल शुड ट्रांसफर, जिसके अक्रॉस क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बाहर से आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड ट्रांसफर होते हैं. इसलिए इस मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दूसरी तरफ आप देखोगे, अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड द, यस एग्जैक्टली, द सेल वॉल. प्लांट सेल में आप देखें तो बेटा, प्लांट सेल में क्या हो जाता है? जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज द सेल वॉल. इसके इनर जो बाउंड्री हो जाती है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सेल वॉल में आपको एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस, एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेल वॉल आपको बाद में पढ़ना है इसके बाद. सो आई विल डिस्कस दैट टॉपिक सेल वॉल आफ्टर डिस्कसिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल. मैं आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा देता हूं जैसे एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा. ओके, तो प्लांट सेल में भी आप देखो, प्लांट सेल में भी क्या हो जाते हैं? ये रहा न्यूक्लियस का पोजीशन, पेरिफेरल रीजन पे पाया जाता है न्यूक्लियस.
क्यों पाया जाता है, ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में पहले बताए थे। तो यहां भी जो बायोमोलिकुल्स है, इन बायोमोलिकुल्स को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, अगर इसे सेल से बाहर जाना है तो फर्स्ट इट हैज टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। इफ सम मॉलिक्यूल्स हैज टू एंटर इनसाइड द सेल, अगर इस सेल के अंदर आने हैं, अगेन इट हैज टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए बिना बायोमोलिकुल्स साइटोप्लाज्म में एंट्री नहीं कर सकते। दिस इज द साइटोप्लाज्म, जहां पर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और एनसीईआरटी में से कहा गया है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, मतलब सेलुलर एक्टिविटीज, एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जाने के लिए क्या होता है, फाइनली आपको इसको क्रॉस करना पड़ता है। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में भी क्या हो जाते हैं, जो आउटर मोस्ट आपके बाउंड्री है, जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री हो जाती है 3 लेयर की, आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वन इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, और सबसे अंदर की ओर यानी कि जो थर्ड इनर लेयर हो जाती है, दैट इनर लेयर इज कॉल्ड द, यस, द थर्ड इनर लेयर इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बेसिक कंपोजिशन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। मैंने आपको ये बताया ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन हमें अभी इस लेवल पर, आपके नीट लेवल पर, अभी आपको इतने डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि उसमें ज्यादा डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं, और मैं आपको बता दूं मोस्टली बोथ आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन, और आपके क्या हो जाते हैं, फंक्शन जो है सबके सिमिलर होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है। ये पॉइंट आपको नीट में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन बोथ आर कंपेयर टुगेदर, जब दोनों को कंपेयर किया गया तो एक पॉइंट काफी पूछा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The next statement, cell wall, whereas the cell wall is non-living and freely permeable in nature. Okay? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंस को देखते हुए सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना स्टार्ट किया था किसने, द फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय, यस, थियोडोर श्वान। तो थियोडोर श्वान वाज अ जियोलॉजिस्ट, और जिन्होंने की सेल थ्योरी दी, ही वाज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड ही प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, यस, अलोंग विथ मैथ्यू स्लाइडन, अ फेमस बॉटनिस्ट। तो थियोडोर श्वान जब एनिमल सेल्स को स्टडी कर रहे थे, जैसे ह्यूमन चीक या फिर अदर एनिमल टिश्यूज हो गए, तो माइक्रोस्कोप्स में जब ये एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करे थे, एनिमल टिश्यू जो कि एनिमल सेल से बनी होती है, तो उसमें उन्होंने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फर्स्ट टाइम टी स्वॉन ने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो पहले एक एक पॉइंट्स पे चले। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय टी श्वान, यानी थियोडोर श्वान ऑब्जर्व्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर इसके केमिकल कंपोजिशन, इसकी थिकनेस को लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक लंबे समय तक रिसर्च किया, ओके, जिसमें नाम आता है आपका, जो फेमस नेम्स है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें रॉबर्टसन, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन, इन्होंने एक मॉडल दिया जिस मॉडल को कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यस। तो
आज मैं थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर यानी फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लेंथी टॉपिक। ओके, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिट मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन किसे कहते हैं पहले समझें। जो कंप्लीटली कहीं पर भी विदाउट कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन हो, मतलब इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ये क्या हो जाती है, ये कंटिन्यूअसली ये फॉलो होती है और कहीं पर भी बीच में गैप नहीं है। इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन। लेकिन रॉबर्टसन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बायोमोलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, मतलब बहुत सारे थोड़ी बहुत इसमें डिमेरिट्स रही। आगे चलकर फिर एक और साइंटिस्ट है डैनियल एंड डेवसन, इन्होंने एक अलग मॉडल दिया। तो चूंकि ये सारे मॉडल्स हमारे नई एनसीईआरटी में या हमारी नीट के सिलेबस में नहीं मेंशन है, इसलिए मैं इन मॉडल्स पर ज्यादा डिस्कस अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इन सारे मॉडल से एक बात क्लियर हो गई। एक बात तो क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये यूनिट होती है, कंटिन्यूअस होती है। द सेकेंड थिंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। पहले तो बताया गया कि बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, फिर बाद में बताया कि नो, नॉट ओनली लिपिड्स बट प्रोटीन्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली lipoproteinaceous in nature. Yes, plasma membrane is made up of lipids and protein. That means lipoproteinaceous in nature. Okay? तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात इससे पता चली वो ये थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस हो जाती है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर एक नया टर्म आपके लिए हो सकता है, एंगस्ट्रॉम। तो बेटा बायोलॉजिकल साइंस पढ़ने के लिए आपको 3 मेजरमेंट्स याद होने चाहिए। पहला हो जाता आपका माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स 10 टू द पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10 टू द पावर -10 मीटर। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखनी है, 1 मीटर ये -6 है। मतलब 1 मीटर, अगर मान ली इतना 1 मीटर है, इसका 1,00,000वां भाग, तो ऑब्वियसली 1 मीटर का 1,00,000वां भाग यू कैन नॉट ऑब्जर्व बाय योर नेक्ड आइज। आप अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो इस रेंज में आते हो, इनको देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे नाम दिया जाता है, यस एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोप, है ना। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे जो सेल्स हो जाते हैं वो भी इस रेंज में आते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जैसे डीएनए। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप क्या देखोगे, ये इसकी डायमीटर हो गई या इसके बीच के डिस्टेंस वो क्या होते हैं, नैनोमीटर में आती है, एंगस्ट्रॉम में आती है। तो ये नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम ये इससे भी काफी छोटे हैं। सब सेलुलर पार्टिकल्स की बात करें तो कितना आ जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10 टू द पावर -10 मीटर। इसकी जो थिकनेस हो जाती है वो हो जाती है 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, यस 75 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर ये सारे मॉडल आ गए, ट्राइलैमिनर मॉडल आ गया, डेनियल डेविसन मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स आते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग्जैक्टली जो डिफाइन करता है दैट इज द लास्ट मॉडल जो 1972 में दिया गया था बाय 2 फेमस साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, तो बोथ सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिटेल में स्टडी किया एंड दे प्रपोज्ड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल कॉल्ड
फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा गया? यस, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो इस मॉडल को देने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यही मॉडल आपको सिलेबस में है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में, जिसे आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये नीट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड इसके फंक्शन से रिलेटेड। ओके, वन क्वेश्चन is asked from any point in assertion region mode। assertion region टाइप से पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, या किसी भी तरह से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप्स आपने बहुत सारे सुने, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप जो कि आपके लैब में यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन क्या होता है, हर एक माइक्रोस्कोप की जो यूनिक पॉइंट हो जाती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की आइडेंटिटी या माइक्रोस्कोप की क्वालिटी कहां से हो जाती है कि कोई भी माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब यह होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितना मैग्नीफाई, मतलब कितना बढ़ाकर दिखा सके, राइट। आप देखोगे जब आपके लैब के माइक्रोस्कोप में, जब आप स्लाइड पर किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे अमीबा को आपने रखा, ड्रॉप ऑफ वाटर पुट किया तो उसमें अमीबा आपको ऑब्जर्व हुआ, तो आपने जैसे उसका रिजोल्यूशन बढ़ाया तो उसकी वो आपको ज्यादा हाई मैग्नीफाइड यानी कि बड़े फॉर्म में दिखाई देता है। तो वैसे बेटा यहां क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको नॉल एंड रस्का नाम के दो साइंटिस्ट ने 1920 में इन्वेंट किया था। सो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो टाइप के हो जाते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। These microscopes was invented by Knoll and Ruska in 1920 में। लेकिन क्या हुआ, इसको रेगुलर यूज करना, यानी कि रिसर्च पर्पस के लिए या यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, इन सबको यूज करने के लिए 30 इयर्स और लगे। मतलब 1950 आते आते वर्ल्ड के जितने भी अच्छे क्लास के जितने भी यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए वगैरह में, वहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाने लगा रिसर्च पर्पस के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 लाख टाइम्स होती है। मतलब 1 माइक्रोन मीटर का एक बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म आप रख दो तो उसको 1 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, यानी कि 1 मीटर तक ये आपको स्लाइड पे बड़े से प्रोजेक्टर पर दिखा सकता है। मतलब आप किसी भी सेल को या सेल ऑर्गेनल को आप काफी डिटेल में अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल का पार्ट है, इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की काफी, इसके कारण ही ये पॉसिबल हुआ। इवन आप देखोगे आपके बायोलॉजिकल की टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में ये क्लियरली मेंशन होता है। जब आप इसमें देखोगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी भी तरह के सेल में, तो उसके नीचे लिखा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मतलब ये सेल का डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा ऑब्जर्व होता है, राइट। इसके कारण ये क्या हो जाता है, ये आपको ऐसा दिखाई देता है, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर, उसी को आपको यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने से ये काफी हेल्पफुल हो गई, जिससे क्या होता है, इसमें इस स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया जाने लगा। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, मैं यहां साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं, सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने इस मॉडल को 1972 में प्रपोज किया। ठीक है, तो इस मॉडल में बहुत सारी बातें, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया, और जितनी भी तरह की कंट्रोवर्सीज थी पूरे वर्ल्ड में अदर साइंटिस्ट लोगों की, इन सारी कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व किया गया। ठीक है, जैसे आपके जितने भी रिलेटेड क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, इन सारे रिलेटेड डाउट्स को मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, यानी फ्लूइड मोजाइक मॉडल को मैं डिस्कस करूंगा विथ स्ट्रक्चर।
Okay, so thank you. Keep on watching my video lecture and please like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video lecture and please wait for the coming video lecture. Thank you so much.